बात कर चुके हैं हम लोग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। और उसमें हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कि किस तरह क्या नेचर है अमेरिकन रिवोल्यूशन का। तो हम लोग बात किए थे बुर्जुआजीज रिवोल्यूशन है। अच्छा रामानंद जी बताइए कैसे आप अमेरिकन रिवोल्यूशन को बुर्जुआजीज रिवोल्यूशन कहेंगे? बस कट टू कट बताइए कैसे बोलेंगे आप? मर्केंटाइलिज्म, करेक्ट। अच्छा ठीक है, तुम बोलो बाबू, इसको तुम पॉपुलर रिवोल्यूशन कैसे बोल सकती हो? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पॉपुलर रिवोल्यूशन किस आधार पे बोल सकती हो? यस टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलर वर्ड? यस, ट्राई टू एक्सप्रेस। यस अमर, क्यों ये पॉपुलर रिवोल्यूशन था? क्योंकि सर दुनिया में सबसे पहले सर यूएस में ही रिवोल्यूशन हुआ था और उसका इफेक्ट सर पूरा दुनिया पे असर किया सर, क्योंकि सर दूसरा देश जागरूक था। तो नहीं, इसको पॉपुलर रिवोल्यूशन नहीं बोलेंगे। यस, मास रिवोल्यूशन। पॉपुलर शब्द लोकप्रिय, लोकप्रिय में लोग तो रहेंगे। लोगों को सर अपने तरीके से जीने का अधिकार मिला। चलो ओके, लास्ट क्वेश्चन तुम बोलो बाबू, ये क्या है पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था? इसको पॉलिटिकल रिवोल्यूशन क्या कहा जाता है अमेरिकन रिवोल्यूशन को? टैक्स वगैरह, हाँ अब बोलो, बोलते रहो। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल? तुम बताओ क्यों पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है? क्योंकि सर इस तरह के जैसे कि लोगों को मतलब कोई चीज़ का रुकावट नहीं चाहिए था, वो अपना ज़िंदगी खुद से जीना चाहते थे। तो सर इस तरह से सर धीरे धीरे संविधान बन गया सर, और जो कि सर पॉलिटिक्स। बिल्कुल, पॉलिटिकल का मतलब होता है स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट किस तरह गवर्नेंस को डिलीवरी करेगा, वही तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। और पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो संविधान बना, तभी तो डेमोक्रेसी आया, तभी तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और तुम्हारा जो जुडिशरी हो सेपरेट हुआ। तो हम आराम से बोल सकते हैं कि मोंटेस्क्यू का जो फिलोसफी था कि डेमोक्रेसी 3 भाग में टूटना चाहिए, वो चीज़ अमेरिकन रिवोल्यूशन में दिखा आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना जी। तो कोई भी शब्द को लिखने से पहले तो एक होना चाहिए ना, डिबेट होना चाहिए कि इसको क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है। पढ़ो लिखो अच्छे से। वेरी बैड परफॉर्मेंस, खाली सुनने से नहीं होता, पढ़ना भी पड़ता है घर में जाके, पढ़ा करो सभी लोग। चलो सेकंड पार्ट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे नया चीज़। आज 2 टॉपिक कवर करेंगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज अमेरिकन सिविल वॉर। देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग 4 चीज़ पढ़ेंगे। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है। इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट मतलब क्या हुआ? क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट? ठीक है रामानंद जी आप बताइए, वाई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन referred to as an economic document? क्या है इसका मतलब? yes correct, absolutely correct. excellent समझे बात को? एक्सीलेंट आंसर, यही आंसर है। चूंकि वो बुर्जुआजीज क्लास का रिवोल्यूशन भी था, तो जब संविधान बना तो मर्चेंट क्लास का जो एस्पिरेशन है, इच्छा और आकांक्षा है, वो संविधान में दिखना चाहिए। इसलिए कटाक्ष, ये सोशल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है। समझे? वेरी नाइस रमानंद जी। उसका सेकंड वन इज नेचर, फीचर एंड कैरेक्टर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नेचर है, इसमें क्या चीज़ है इसके अंदर?
किस तरह कैरेक्टर है, क्या पृष्ठभूमि है, क्या बैकग्राउंड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद देखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मार्क्ड बाय द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वेरियस क्लासेस, यानी कि एक क्लास इधर है, एक क्लास दूसरा है, दोनों के बीच में डिबेट चल रहा है, इसमें ये होना चाहिए तो ये बोला कि नहीं इसमें ये होना चाहिए। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे जो फर्स्ट में बना था उसमें बहुत डिबेट था, आज बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिबेट था। कोई बोल रहा था कि डेमोक्रेसी दीजिए, कोई बोल रहा था नहीं नहीं डेमोक्रेसी मत दीजिए, समझ रहे हो ना, इस तरह का विचारधारा था। थोड़ा देर में देखेंगे फैक्टर्स फॉर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फैक्टर थे, क्या कारण है, क्या रीजन्स है जिसकी वजह से क्या हुआ अमेरिका का संविधान बना। ये 4 इश्यूज को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहले देखो कोई भी चीज़ कहीं पे भी लिखो, बाबू देखो ये आर्ट है लिखने का, कभी भी कोई चीज़ लिखोगे तो इंट्रोडक्शन लिखोगे, बॉडी लिखोगे और कंक्लूजन लिखोगे, ये नहीं कि तुरंत लिख दिए। देखो पीछे क्वेश्चन है कि नहीं है बोर्ड में देखो, ठीक है, ये भी करवाएंगे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का बताएंगे। तो देखो अब पहले समझते हैं कि अब वहाँ पे देखना है, पेजेस में देखना है, पेजेस में ध्यान देना सभी लोग कि अब इंट्रोडक्शन करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का गढ़ कहाँ से आया, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। तो तुम लोग जानते हो कि 1787 में 13 कॉलोनीज मिला कि नहीं मिला फिलाडेल्फिया में, 17 सितंबर 1787 को मिला है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका वॉज फ्रेम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यूली बॉर्न स्टेट्स। अब देखो जो कॉलोनीज था वो कॉलोनीज को दर्जा मिलेगा स्टेट का, अब तो कॉलोनीज था क्योंकि ब्रिटिश हट गया तो काहे कॉलोनीज, अब तो स्टेट बन गया। वो कॉलोनी और स्टेट में ज़मीन आसमान का अंतर है, कॉलोनी मतलब किसी का है वो, स्टेट मतलब मेरा खुद का है। तो अब वो कॉलोनीज क्या हुआ स्टेट में ट्रांसमिट होगा, क्यों आज़ाद हो गया, संविधान बन रहा है, आज़ाद हो गया तभी संविधान बनेगा किसी का। तो वो कॉलोनीज क्या हुआ स्टेट की तरफ कन्वर्ट हुआ, अब 13 स्टेट है, कॉलोनी नहीं है वो, समझे। और उस समय 13 कॉलोनीज फिलाडेल्फिया में फिर से मिला, क्योंकि फिलाडेल्फिया जानते हो बहुत बड़ा घर है, कॉन्फ्रेंस 1 भी हुआ, कॉन्फ्रेंस 2 भी हुआ, है ना। जैसे हम बंगाल देखते हैं ना, बहुत सारा मीटिंग हुआ, मुंबई में हुआ, हमारा मुंबई सेशन हुआ कि नहीं हुआ रामानंद जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए एक गर्व हो जाता है। और वहीं पे फिर से ये लोग 1787 यानी कि 1783 में बाबू मिल गया तुमको आज़ादी। और संविधान बनने में समय लगता है, एक दिन का खेला नहीं है संविधान, सब चीज़ को डिबेट करना पड़ता है, हर एक चीज़ देखना पड़ता है कि उसमें क्या जरूरत है। संविधान समझती हो क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, टेल मी। जो डॉक्यूमेंट जो देश को चलाएगा, भारत का संविधान है कि नहीं है, हाँ उसमें बहुत सारे अनुच्छेद है, बहुत सारा आर्टिकल है, उसके हिसाब से कंट्री चलता है। कंट्री कोई रिलीजियस डॉक्यूमेंट से नहीं चल सकता है, संविधान से चलता है संविधान। इसलिए गीता मत पढ़ो, कुरान मत पढ़ो, बाइबल मत पढ़ो, मत संविधान पढ़ो, लॉजिकल हो तो। कोई ज़रूरत नहीं है 21वीं सदी में कुरान पढ़ने का, भगवद गीता पढ़ने का, ज़रूरत नहीं है बोल रहा हूँ मैं, पढ़ सकता है आदमी, मगर संविधान तो पढ़ना ही चाहिए सबको। संविधान पढ़ोगे तो क्या होगा, अवेयरनेस आएगा, तुम्हारा जो संवैधानिक हक है तुमको समझ में आएगा। यही संवैधानिक हक कब लिखा जा रहा है, आज़ाद होने के बाद 3 साल बाद लिखा जा रहा है, 1787 में फिर से फिलाडेल्फिया में मिले हैं ये लोग। और इसलिए कहा ये देखो, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ पॉलिटिकल इवोल्यूशन, यानी कि अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरह यूएस में होना चाहिए उसका अब आगाज हो जाएगा संविधान लिखते हुए। क्योंकि संविधान का लिखने का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर किस तरह होगा कंट्री में, कंट्री कैसे काम करेगा आने वाले समय में, कंट्री का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंट्री में कैसे पीपल को दिया जाएगा, वेलफेयरिज्म दिया जाएगा, ये सभी चीज़ का जिक्र होगा। इसलिए कहा जाता है कि जब फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनेंगे अमेरिका में। और हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, है ना। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंस्पायर किया है वर्ल्ड को, ये पहला संविधान है, मैं बार बार बोल चुका हूँ क्लास में, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने हर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित किया है। ब्रिटेन भले ही बोले कि हमारे पास डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट है, वो पहले से था उसका, मैं वो फुल फ्लेज में नहीं था कभी भी, कहाँ फुल फ्लेज में था, अभी भी फुल फ्लेज थोड़ी है वो, अभी भी मोनार्क है हेड उसका। फुल फ्लेज मतलब क्या होता है कि जितने भी जाएँ लोग चुन के जाए उस पोस्ट पे। अमेरिका फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो जब अमेरिका फर्स्ट एग्जाम्पल है तो इंस्पायर करेगा ही करेगा सब कंट्री को। इसलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केवल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रेरणा है, जिसे बहुत सीखा है सभी ने। और गेटिंग मी, तो ये सब इंट्रोडक्शन हो गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद देखते हैं फैक्टर्स एंड कॉजेस। अब देखो ये जानते हो कि लॉफ्टी आइडियाज़ थे ना, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे, और ये इनलाइटमेंट तुम लोग को बताया गया इस क्लास में
क्या हुआ, रिनांसास हुआ, रिनांसास से फिर ऊपर रिफॉर्मेशन हुआ, फिर काउंटर रिफॉर्मेशन हुआ। जब काउंटर रिफॉर्मेशन हुआ तो रिनांसास दब गया, जब दब गया तो फिर एक नया युग आया। कौन सा युग आया? एनलाइटमेंट का, जिसमें वोल्टायर है, रूसो है, मोंटेस्क्यू है, जॉन लॉक साहब है, ये नए हैं। पहले मार्टिन लूथर किंग थे, पुराने कैल्विन थे, ज्विंगली थे, बताया कि नहीं बताया इस क्लास में। ये भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किए कि यस इस तरह सोचा जा सकता है। और फिर बाद में जो आने वाला समय का जो रहेगा थिंकर, ये उससे भी ऊपर का होगा। क्यों? जनरेशन और बेटर होते जाता है। अब बाद में ये सब आया, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लॉफ्टी प्रोग्रेसिव आइडियाज जो इनलाइटमेंट एज से आया था, वो सब आइडियाज को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, जगह दिया गया। ह्यूमन राइट है कि नहीं है? पूरी तरीके से तुम्हारा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किस पे बेसिस पे हुआ था? ह्यूमन राइट्स के ऊपर। कौन किए थे? थॉमस जेफरसन। समझ रहे हो ना बात को? कहाँ से आसमान से उठ के आ जाता है क्या आइडिया? यही तो जॉन लॉक दे देते हैं ना, मोंटेस्क्यू दे देते हैं। तो आइडियाज कहीं पे भी हो उसका कोई बैरियर नहीं है, वो 7 समुंदर पार करके आ जाएगा तुम्हारे पास। समझे? थिंकर का इतना अपील होता है। दिस आइडियाज वर वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर विच बिकेम द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइडियाज थे, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब का क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिला है। समझे? और तुम लोग जानते ही हो कि अमेरिकन लोग फ्रीडम लविंग पीपल है। 3rd नंबर देखते, B नंबर देखते रहना, वो क्या है? फ्रीडम लविंग पीपल है, और उसको अच्छा लगता है लिबर्टी और इक्वलिटी में। और दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज विच वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान को बना रहे थे तो ये सभी आइडियाज को दिमाग में रख के बना रहे थे। क्यों? क्योंकि जॉन लॉक साहब क्या कहते थे? ऑल मैन आर इक्वल, जितने भी इंसान है सब इक्वल है। तो कहा है भेद है? कहा है कोई रंग है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गरीब है? ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों? सब इक्वल है, ईश्वर के नज़र में सब इक्वल है। समझ रहे हो बात को? तो यही तुम्हारा एक्चुअल में, देखो ये जो जॉन लॉक साहब का जो शब्द है वो एक्चुअल में तुम्हारा जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो पहला लाइन में लिखा गया है, जॉन लॉक का लिखा गया है। देख लीजिएगा, अमेरिकन संविधान को जब आप एनालिसिस करिएगा तो जॉन लॉक साहब का जो सेंटेंस है ना पहला वर्ड में है, वहाँ पाया जाता है। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन है जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू दिया है प्रियम्बल, गाली मत देना जवाहरलाल नेहरू जी को। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कि क्या होगा, संविधान का एक्चुअल में क्या है, संविधान का आईना है कि नहीं है, सोल है कि नहीं है, हाँ, कि क्या करना चाहता है संविधान, यही ना हुआ जी। पब्लिक सॉवरेनिटी वही जो उस दिन पढ़ के सुनाया था, बहुत फिलोसॉफिकल है, वो एक पेज नहीं है, वो पूरा भारत के संविधान को ही डिफाइन कर दिया है। बताइए ऐसा कुछ हो सकता है? बताइए, इतना मोटा किताब को एक पेज में डिफाइन कर दिया है आपने। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ माइंड? सेकुलरिज्म का बात होगा उसमें डेमोक्रेसी का बात होगा, उसमें रूल ऑफ लॉ का बात होगा, उसमें नेचुरल जस्टिस का बात होगा। ये सभी चीज अमेरिका का संविधान में रहेगा। और यही देखो, यही तो प्रभावित किया ना, अभी तक सबको प्रभावित कर रहा है। नेचुरल जस्टिस का बात नहीं होता है ना, आर्टिकल 14 का बात करते तो नेचुरल जस्टिस नहीं आता है। सब बराबर है, इक्वल लॉ है ना। अब प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वही है, ड्यू प्रोसेस लॉ या प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलिए की बात है। तो क्या है ये सब चीज? लॉ भी कभी कभी गलत हो जाता है, तो लॉ भी जस्टिफाइड होना चाहिए। क्यों? सर्कमस्टेंसेस में गलत हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम दोनों का झगड़ा हो गया, ये हमको मारा, हम सेल्फ डिफेंस इसको मार दिए, उस हिसाब से तो हमने मर्डर किया है। मैं यदि लॉ जस्टिफाइड होती है तो समझ में आया कि हमने डिफेंस किया था, तो हमको उतना नहीं मिलना चाहिए पनिशमेंट। और गेटिंग में इसको बोलते हैं। और ये चीज़ अमेरिका के संविधान से लिया गया है और हमारे आर्टिकल 14 में है, अनुच्छेद 14 में है ये चीज़। तो पूरा संविधान में इसका असर हुआ है, समझे। तो ये जो लॉफ्टी आइडियाज थे, सेकुलरिज्म, हर संप्रदाय के लोग रह सकते हैं यहाँ पे, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, लॉ से कोई बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, नेचुरल जस्टिस, जस्टिस तो मिलना ही चाहिए। ये सभी चीज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित किया है। और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर तो अभी तक है तुम्हारा, है कि नहीं है? कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मतलब क्या होता है? जो दुनिया से खुला हो। जैसे दिल्ली का कल्चर क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है ना। नॉर्थ ईस्ट का पूरा कॉस्मोपॉलिटन है। बाहर से लोग आते हैं, जर्मनी से लोग आते हैं, है ना, इंग्लैंड से लोग आते हैं, रहते हैं। जितना जगह खुला रहेगा उतना लोग आएंगे, उतना नए नए कॉन्सेप्ट आएगा, और जितना प्रोग्रेसिव माइंड होगा कि नहीं होगा। अभी जैसे मान लो कि एक ही टाइप का आदमी तुम देखोगे और एक ही जगह पे तुम 1000 टाइप का आदमी देखोगे तो दिमाग ज़्यादा खुलेगा ना। इसी को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, जो कि मेगा सिटी में, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में अवेलेबल है।
चाहे हम मुंबई का बात करें, चाहे हम हैदराबाद का बात करें, चाहे हम कलकत्ता का बात करें, चाहे हम बेंगलोर का बात करें, चाहे हम दिल्ली का बात करें, पूरी तरीके से कॉस्मोपॉलिटियन है। और ये चीज़ तो बहुत पहले ही वहाँ पे क्रिएट कर दिया गया था अमेरिका में। क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ द सेकुलरिज्म। कॉस्मोपॉलिटियन कैसे बनता है? सेकुलरिज्म की वजह से बनता है। आज देखते हो फ्रांस में क्या चल रहा है, तुम लोग न्यूज़ थोड़ा बहुत देखते हो, है ना? लाइसाइड जो प्रिंसिपल है, आपको तो पता ही होगा, लाइसाइड प्रिंसिपल जो फ्रांस का है। अब फ्रांस ने 1789 में हासिल किया, उसके बाद इतना जल्दी मिला भी नहीं, 1848 में जाकर उसको आज़ादी मिलता है ना? लंबा प्रोसेस है। यूट्यूब पे देख लो ना, यूट्यूब पे देख लेना, वो फ्रेंच खत्म कर चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इतना बड़ा जो आज़ादी के लिए लड़ा है ये लोग, सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट पे। और यही तो कारण है कि मुस्लिम के विरोध में बात कर देता है मैक्रोन, खुलेआम बोलता है कि नहीं बोलता है, हम क्रिटिसाइज करेंगे, जो करना है करो तुम। अब इसके वजह से पूरा एशिया में हरकम मच जाता है, जो मुस्लिम स्टेट है। टर्की कुछ और बोल रहा है, उधर बांग्लादेश में रैली निकल जाता है 50,000 आदमी का, मगर फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेगा? क्योंकि हमारा कंट्री ही आज़ादी इस तरह मिला है हमको लाइसाइड की वजह से, है ना? यस, बेसिस है उसका, हाँ उसका बेसिस है। तो हमारा भी है कि नहीं? हमारा भी सेकुलरिज्म है कि नहीं है? हमारा भी सेकुलरिज्म है। The Republic political system became the core element of the American Constitution। और जो रिपब्लिक यानी कि जो भी सत्ता में रहेगा वो चुन के आएगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट क्या है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया गया। समझ गए? रिपब्लिक मतलब क्या कि जो भी, जैसे इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर भी चुन के जाता है कि नहीं जाता है, इनफैक्ट प्रेसिडेंट भी चुन के जाता है, मगर प्रेसिडेंट का चुनने का तरीका अलग है और प्राइम मिनिस्टर का अलग है। मत चुन के तो जा रहा है, ऐसे किसी को तो ऐसे करके बैठा तो नहीं दे रहे हैं क्या? ऐसे करके बैठा दोगे तो बाबू लोकतंत्र कहाँ रहा? तो फिर मेरिटोक्रेसी वाला बात कहाँ होगा? फिर यहाँ पे तो होगा कि भाई भतीजावाद, जिसको बैठाना है बैठा दो। जब इस तरह का हो जाएगा तो काहे का लोकतंत्र? लोकतंत्र मतलब है कि जो मेरिट वाला आदमी होगा वो अपने आप निकल जाएगा आगे। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि 2014 में चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है। क्या है? लोकतंत्र ही है, नहीं है ना? रिपब्लिक है, बिल्कुल रिपब्लिक है। रिपब्लिक लोकतंत्र है ये। इनफैक्ट रिपब्लिक मतलब क्या होता है बाबू पूर्णिमा? क्या होता है लोग? रिपब्लिक मतलब जो चुन के जाए, समझे? जो चुन हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पढ़ा रहे हैं ये चीज, है ना? सिविक्स जिसको बोलते हैं छोटे क्लास में। आगे देखो, अब यहाँ पे बात होगा कि किस तरह का डिबेट था। उससे पहले आगे देख लो, आगे जाके देख लो, डिबेट पहले बताना चाहूंगा तुम लोग को। आगे देखो डिबेट, आगे देखो कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिबेट। देखो यहाँ पे 3 क्लास के लोगों के बीच में डिबेट हुआ, देख लीजिए जल्दी फटाफट। उसमें क्या था? फेडरल एंड नॉन फेडरल क्लास। देखो बाबू, फेडरल क्या होता है? फेडरल समझते हो? मतलब देखो, यूएस एक कंट्री नहीं है, पहले वो स्टेट है, तब जाकर वो कंट्री बना है। इंडिया क्या है? पहले कंट्री है, तब वो स्टेट है। अंतर समझो। इसलिए कोई स्टेट छोड़ के नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले कंट्री है, उसके बाद स्टेट बना। स्टेट इसलिए बनाए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाया हमने। इंडिया का और यूएस का ये अंतर है। और यूएस में क्या है कि एक स्टेट मिल के आके एक कंट्री बना है, इसलिए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड हुआ स्टेट्स अमेरिका का। मीनिंग समझ रहे हो ना? यूएसए का मीनिंग ये है। यहाँ पे रिपब्लिक इंडिया, हाँ स्टेट्स, और वो इंडिस्ट्रक्टिबल। बिल्कुल, बहुत खूब। जो संविधान में लिखा गया है शब्द तोड़ के जा ही नहीं सकता है। तोड़ के जाएगा तो मिलिट्री हुआ, बिल्कुल मिलिट्री मोबिलाइजेशन लगवा देंगे। बहुत खूब। तो ये क्यों इतना बोलने का क्या जरूरत है? यही चीज़ इंपॉर्टेंट है फेडरल समझने के। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि स्टेट का भी उतना ही अधिकार है जितना सेंटर का है। हमारे कंट्री में क्या है? हमारे कंट्री में क्वाजी फेडरल है। क्या बोले? क्यों? कौन? वो वाला, वो लोग चॉप्ड। क्या चॉप्ड मतलब समझते हैं? चॉपिंग करना मतलब तो आप ऐसे से काट दिए उसको। हाँ, चॉपिंग कर दिया गया। नहीं, चॉप नहीं बोलेगा इसको। चॉपिंग तो आप वेस्टेड इंडस के लिए, एक कॉलोनी एक ही का तो था यूनाइटेड किंगडम। चॉपिंग में होता है कि पोर्टुगीज का भी एक अलग लैंड हो गया, यूएस भी है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, तुम भी रूल करो। चॉपिंग क्यों किया गया? कि लड़ाई झगड़ा ना हो भाई। पोर्टुगीज वाला लोग तुम लो, हम ब्रिटिश यहाँ पे रहेंगे, इसलिए लड़ाई झगड़ा ना हो। अब मान लीजिए कि खाली इंग्लिश ही का रहेगा तो फिर काहे चॉपिंग करने का जरूरत है? एक साथ रहेंगे।
चॉपिंग करने के लिए कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाई, तुमको भी नुकसान हो रहा है, हमको भी नुकसान हो रहा है, इसलिए बाउंड्री बना दिए। इंडिया में पूरी तरीके से ब्रिटिश किया, पूरा यूएस, पूरा आप देखिएगा अफ्रीका में तो खाली ब्रिटिश ही नहीं था ना, पोर्टुगीज पावर भी था, अलग अलग पावर रूल किया है। कितना साथ लड़िएगा, लड़ने का भी सीमा होता है ना एक। तो अब ये बात समझो, तो फेडरल मतलब क्या है कि जहाँ पे स्टेट का भी अधिकार है, समझे, स्टेट का भी अधिकार है। और नॉन फेडरल मतलब क्या है, यूनियन, जहाँ पे जो सत्ता में है यूनियन है। जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में क्या होता है, यूनियन का बहुत पावर है कि नहीं है, यूनियन मतलब सेंट्रल का पावर होता है ज़्यादा, क्योंकि हम क्वाजी फेडरल कंट्री हैं। क्वाजी फेडरल कंट्री मतलब क्या है, फेडरलिज्म वाला अंश है, मगर उतना ज़्यादा नहीं है जितना यूएसए में। यूएस में स्टेट भी उतना ही मजबूत है जितना वो सेंटर मजबूत है। हमारे इंडिया में क्या है कि यूनियन ज़्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू स्टेट। मोदी जी ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू नीतीश कुमार। बात समझे ना, ये इतना सिंपल टर्म में समझो। तो दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। कोई बोल रहा है कि फेडरल बना दो इस कंट्री को, जो कंट्री बनने वाला है। कोई बोल रहा है कि नहीं नॉन फेडरल बनाओ, काहे कि ये कंट्री अभी बन रहा है, नॉन फेडरल बनाओगे तो सब एक साथ रहेगा। दोनों में डिबेट, समझ में आ रहा है ना, तो डिबेट हो रहा है दोनों के बीच में। उसका प्रोग्रेसिव और कंजर्वेटिव। कोई बोला है प्रोग्रेसिव मतलब जो इक्वलिटी में बिलीव करने वाले जो थिंकर्स हैं। दूसरा क्या है, जो बिलीव करें कि सोशलिज्म प्रिंसिपल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को बांट दो। क्या करोगे पैसा लेके, सबको बांट दो, गरीब लोग तो है, स्लेव्स है, सर्व्स है ना, सबको बांट दो। वोटिंग राइट सबको दे दो, डेमोक्रेसी वहाँ पे स्टार्ट कर दो। तो ये प्रोग्रेसिव, ये सब प्रोग्रेसिव थॉट है। एट द सेम टाइम कंजर्वेटिव भी था इसके विरोध में। कंजर्वेटिव क्या बोलता है कि नहीं ये बुर्जुआजीज क्लास और लैंडलॉर्ड का इसमें होना चाहिए, हक होना चाहिए। क्यों, आखिर यही लोग तो किया है मास रिवोल्यूशन। काहे ये झूठ का आदमी लोग को, ये निग्रो लोग को, ब्लैक लोग को, स्लेव्स लोग को देंगे राइट्स? क्या देंगे, फालतू का छोड़ रहे हो, उसको रखेंगे, उसको नौकर बना के रखेंगे, ज़्यादा बेटर है, स्लेव्स बना के रखेंगे। कन्फ्लिक्ट देख रहे हो, एक तुम्हारा फेडरल और नॉन फेडरल के बीच में डिबेट चल रहा है, एक प्रोग्रेसिव और कंजर्वेटिव के बीच में चल रहा है। और तीसरा देखो, एक है डेमोक्रेट्स और एक एरिस्टोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स मतलब क्या कि जो डेमोक्रेसी में विश्वास करेगा, लोकतंत्र में विश्वास करेगा, ठीक है, और यही विश्वास करेगा कोई भी कंट्री को रूल कर सकता है अपने मेरिट के बेसिस पे। और वही एरिस्टोक्रेट्स क्या बोल रहा है कि देखो ठीक है, हम तुम्हारा डेमोक्रेसी समझते हैं, मगर ज़्यादा डेमोक्रेसी हो जाएगा ना तो कंट्री ट्रेनिंग में चला जाएगा, यानी कि जुल्मी बन जाएगा। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का बाद में होता है ना। पहले तो अपने आप को तो डेमोक्रेट्स बता रहा था, बाद में डिक्टेटर बना के नहीं बना, वो भी गंदा वाला डिक्टेटर बना हुआ है। तो इस तरह का डिबेट चल रहे थे, समझे ना। और उसके बाद क्या हुआ कि जब संविधान लिखा गया, क्योंकि संविधान लिखने से पहले डिबेट होता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था, बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था, और सब डिबेट को धराशायी कर दिए थे ये बाबा आम्बेडकर इतना जो दलील देते थे, अगला वाला बोलता था ठीक है जीत ही नहीं पाता था इनसे। हाँ, ये अलग बात है कि जो ड्राफ्ट करके लाए थे संविधान, उसमें बहुत संशोधन हुआ है, वो होगा ही होगा। एक आदमी का ब्रेन है, वहाँ पे पूरा कंट्री का लोग सबका रिप्रेजेंटेटिव है, थॉट्स। मगर जो भी रखे हैं, जैसे आर्टिकल 356 को लेके गवर्नर रूल वाला, बहुत विवाद हुआ था उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि प्रेसिडेंट रूल लगाना सही नहीं है स्टेट के लिए। इन्होंने बोला कि ये डेड लेटर रहेगा, देखते रहिएगा, ये कोई यूज़ नहीं करेगा। गलत हो गई, ये बहुत गंदा यूज़ हुआ है। अभी तक 125 टाइम यूज़ हुआ है 1951 के बाद, बता दे रहा हूँ। गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल गलत यूज़ किया है, खुद आदमी पे निर्भर है, इनका दोष नहीं है। मैंने बता रहे हैं, अब 70 के दशक में देख लीजिए ना, 1970 के दशक में क्या हुआ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सब बताओ। हमारे जो पहला कैबिनेट ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, जो पहला इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था, उसमें जो कैबिनेट में थे, वो जो पार्लियामेंट में पहुंचने वाले लोग थे, सब एथिकल थे। सब जितना सैलरी लेते थे, आधा सैलरी तो गरीब को दे देते थे। कपड़ा कोई इतना मोदी जी जैसा थोड़े कपड़ा पहनते थे इतना। अरे वो बस आज़ाद, देश आज़ाद हुआ है, वो दर्द है, दुख है, कैसे देश को आगे करे, समझ रहे हो ना। जस्ट तुमको ये फ्रीडम मिला, इतना मेहनत किया, मार काट हुआ है, तुमने अपने आप को खो दिया है, कई लोग मरे हैं उसमें। तो सोचते हो कि कितना मतलब देश से लगाव होगा इन लोग का। हम लोग को ना फ्री में मिल गया आज़ादी, तब ना चिल्लाते रहते आज़ादी दो, आज़ादी दो। जब सच में कोई गुलाम बना लेगा तब ना पता चलेगा कि आज़ादी की क्या चीज़ होता है। कोविड-19 में नजर नहीं आया तुम लोग को,
जब घर से बाहर नहीं निकलने के लिए दे रहा था तो समझ में आ रहा था ना सबको तो क्या होता है आज़ादी भी थी। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो ना? ये तो बोलो चलो तुमको 1 महीना के लिए रोक दिया गया, अब भारत में क्या हुआ होगा समझने वाली बात है। और यहाँ पे झूठों का सबको आज़ादी मिल गया तो कुछ से कुछ बोल के देश तोड़वाओ तुम लोग बैठ के। हवाला दे रहा है, बताइए इतना इंटेलेक्चुअल हो गया लोग सब। आई होप समझ में आ रहा होगा तुमको। आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी, 1 क्लॉज जी जी। हाँ तो वो पिएगा भी तो वो झोला छाप वाला लोग नहीं पिएगा, पिएगा भी तो अमीर आदमी पिएगा और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तगड़ा, तो पी के भी तो बाहर कोई हरकत तो नहीं लेगा। 2 आदमी को पिलाइए, एक सड़क वाला आदमी पिलाइए और एक स्टैंडर्ड वाला आदमी पिलाइए, पीने के बाद दोनों का हरकत तो डिफरेंट होगा। इसलिए 5 स्टार में रखा गया था कैल में। ये उस समय का हाँ हाँ बिल्कुल हाँ सही बात है। वो ऐसा क्यों करेगा? वो पी रहा है अपना स्ट्रेस को दूर करने के लिए या फिर मनोरंजन के तौर पर पी रहा है, तो वो उसका अलग होता है सोच, समझे ना? वो बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं मन में, मन ही मन। देखिए तो ऊपर देखो बाबू पार्ट 3 इवोल्यूशन और क्लास ऑफ इंटरेस्ट। फिलाडेल्फिया हमको भी अपना दिन याद आ गया, समझे ना? फिलाडेल्फिया में क्या कि एक असेंबली 1783 में कन्वीन्ड हुआ, मिला बाबू वहाँ पे। जॉर्ज वॉशिंगटन हेड थे 13 कॉलोनीज का। और क्या हुआ मगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया, संविधान बनने से पहले डिबेट चल गया, किसके किसके बीच में बोल चुके हैं क्लास में, एरिस्टोक्रेट्स वर्सेस डेमोक्रेट्स, दिख रहा है तुमको वहाँ पे, प्रोग्रेसिव वर्सेस कंजर्वेटिव, और तीसरा क्या है फेडरल वर्सेस नॉन फेडरल। और उसके बाद 2 पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट देखो, थॉमस जेफरसन लिबरल थे और ये पूरी तरीके से क्या थे, डेमोक्रेट्स थे, प्रोग्रेसिव थिंकर थे। ये सोचते थे कि ना सोशल इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। क्यों? ये लोग पूरा कमा के रख लिया है बुर्जुआजी क्लास सब, अब इसी का एस्पिरेशन हम संविधान में बनने देंगे तो पूरा एक्सप्लॉइट कर देगा फिर कंट्री को। अब थॉमस जेफरसन है ना, इनका सोच तो बहुत ऊपर का होगा। आगे देखो, नीचे देखो, ये बता चुके हैं। आगे देखो 3rd नंबर, एरिस्टोक्रेट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेट्स का वही बता चुके हैं तुमको। ये दोनों एरिस्टोक्रेट्स का मतलब ही है कि कुछ आदमी, देखो एरिस्टोक्रेसी मतलब है कुछ आदमी शासन में है और वही रूल कर रहा है, एरिस्टोक्रेट्स का मतलब ये होता है। मगर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो लोग भी जाएगा चुन के, वो लोग से जाएगा चुन के, रिप्रेजेंटेटिव। तो एरिस्टोक्रेट्स क्या है, डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट है। और ये समझते हैं, इनका बिलीव है एरिस्टोक्रेट्स का कि यदि ज़्यादा डेमोक्रेसी दिए, ज़्यादा लोकतंत्र दिए तो वो ट्रेनी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जुल्मी सरकार बन जाएगा। और ये बिल्कुल सोशल इक्वलिटी में कोई विश्वास नहीं था जो तुम्हारा थॉमस जेफरसन को था। यानी कि एरिस्टोक्रेट्स का अपना आइडियोलॉजी है। जैसे सिंपल देखो, आइडियोलॉजी अलग अलग हो जाता है कि नहीं होता है? बीजेपी और कांग्रेस का आइडियोलॉजी अलग है, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी अलग है, अलग अलग होता है आइडियोलॉजी, तभी तो डिबेट होता है। बिल्कुल डिबेट इसीलिए तो होता है। देखो, फेडरलिस्ट एम टुवर्ड्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो फेडरलिस्ट है, फेडरलिस्ट मतलब वही जो फेडरल स्ट्रक्चर चाहता है अपने कंट्री में, समझ गए ना बात को? वो चाहता है कि फेडरल कंट्री बने, स्टेट को भी उतना ही अधिकार मिले जितना यूनियन कंबाइन होकर मिलेगा। तो फेडरलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पावर होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। मगर नॉन फेडरलिस्ट कहते हैं कि चूंकि अभी कंट्री यूनाइट हो रहा है और अभी कंट्री बन रहा है, आप नॉन फेडरलिस्ट करो, यानी कि यूनियन को ज़्यादा अधिकार दो, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए पावरफुल। ठीक है, दोनों में डिबेट देख रहे हो। जैसे कि एरिस्टोक्रेट्स उस समय के जो थे, जॉन एडम्स, वो कहते थे कि एम टू प्रोटेक्ट वेल्दी क्लास फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की। जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, देखो मोनार्की तो था वहाँ पे भी, अलग लेवल पे था, उतना नहीं था जितना तुम्हारा यूरोप में था। ये बोलते थे कि बुर्जुआजीज क्लास को, समझे, बुर्जुआजीज क्लास को एब्सोल्यूट मोनार्की से बचाना होगा, और अदरवाइज टैक्स पे टैक्स लगा देते हैं, फालतू का टैक्स देना पड़ता है, तो बुर्जुआजी क्लास आगे नहीं बढ़ पाता है। और जब बुर्जुआजी क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगा तो कहाँ देश का विकास होगा? मर्चेंट क्लास जितना बढ़ेगा उतना देश का विकास होगा। बेगूसराय का एग्जाम्पल देख लो,
समझे। और एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी भी पकड़ के जकड़ के रख देगा बुर्जुआजी क्लास को। क्यों? जब एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी होगा, लोकतंत्र होगा, तो लोग सवाल करेंगे ही ना कि अंबानी कैसे इतना रईस हो गया, अडानी कैसे रईस हो गया। मैं चाइना में तुम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तुम नहीं पूछ सकता कि जैकमा कैसे हो गया इतना आगे, अलीबाबा का वो जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे इतना बिल्ड कर दिया। गायब है जैकमा, गायब है, न्यूज़ में हेडलाइंस आ रहा है, यू नेवर नो। मारा नहीं है, उसको पकड़ के रख लिया है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट चाइनीज गवर्नमेंट के बैंकिंग सिस्टम का अगेंस्ट बोल दिया था उसने, समझे। जबकि वाशिंगटन और हैमिल्टन, वाशिंगटन और हैमिल्टन ये जो बहुत महान पुरुष थे उस समय के, वाशिंगटन जानता है, हैमिल्टन भी बहुत बड़े थे शख्सियत, वो बोले कि नहीं डेमोक्रेसी होना चाहिए। क्या बात करते हैं, डेमोक्रेसी के लिए ही इतना लड़ाई लड़े हम। अब एरिस्टोक्रेसी का बात करते हैं, नहीं डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो सब अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं। अंतिम में जब संविधान बनता है तो बुर्जुआजी संविधान ही बनता है। जेब में पैसा होगा बाबू और हमारे पास जेब में पैसा नहीं होगा, सॉल्यूट तुमको ही करेगा, चाहे वो कागज करे चाहे आदमी करे। ये तो नियम है सोसाइटी का। सभी जो 6 जो क्लास थे, है ना, डेमोक्रेट्स और एरिस्टोक्रेट्स, प्रोग्रेसिव, कंजर्वेटिव, फेडरल, नॉन फेडरल, ये 6 क्लास हुए कि नहीं हुए जिसके बीच में डिबेट हो रहा है। सभी ने अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया। क्या चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट किया बताओ, क्या चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट किया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए। इट्स वेरी सिंपल। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके लिए सब 6 क्लास का क्या होता है, डिबेट हो रहा है। और फाइनली बिल्कुल उसके बीच में डिबेट, प्रोग्रेसिव और कंजर्वेटिव और फेडरल और नॉन फेडरल, तो सब कंट्रीब्यूट किए। बाद में लिबर्टी, इक्वलिटी ये कहीं ना कहीं आया। और बाबू शुरू में ही फेडरल स्ट्रक्चर नहीं आया था, मैं जानकारी के लिए बता दूं सबको, ये बहुत बाद में, क्योंकि जो हमारा इतना बड़ा संविधान कहाँ से आ जाएगा किसी कंट्री में, क्योंकि हम संविधान बहुत बाद में बनाया ना। एक्सपीरियंस देख लिए सब लोग का, अभी पहली बार संविधान बना। कोई चीज़ पहली बार बनेगा बाबू, डिफेक्ट्स होगा ना उसमें। हाँ, हम बहुत कंट्री से लिए, हम बहुत कंट्री से लिए, जापान से लिए, हम साउथ अफ्रीका से लिए, है ना, हम रसा से लिए, हम कनाडा से लिए, हम यूएस से लिए, हम यूके से लिए, हम ऑस्ट्रेलिया से लिए, हम कहाँ से नहीं लिए, हम आयरलैंड से लिए डीपीएसपी, हैं अपा जर्मनी से लिए हैं, जर्मनी वहाँ से क्वाजी फेडरलिज्म कि स्ट्रॉन्ग होगा सेंटर, समझे। लिबर्टी, इक्वलिटी सब चीज़ आया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। मगर जो सेंट्रल जो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ज़्यादा पावरफुल होगा, समझे। मगर देखो डेमोक्रेसी और मास पार्टिसिपेशन को इग्नोर कर दिया गया। यानी कि पहला जो संविधान बना है कोई खास संविधान नहीं बना है यूएस का, वह संविधान तो बना, समझ रहे हो ना। कुछ संविधान भी कुछ चीज़ होता है, ये भी तो पता चला लोग को ना, भले ही वो कैसा भी बन गया हो, है ना। अब जैसे ही लोग थिंकर बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने बुद्धि खुलेगा, अपने संशोधन होगा संविधान में, है ना, तब जाके बेस्ट बन जाएगा संविधान। लोग से बनता है संविधान बाबू, संविधान से लोग नहीं बनते हैं। आज बिहार में करप्शन है तो लोग करप्ट है, सिंपल बात है। आज दिल्ली इतना प्रोग्रेसिव है तो दिल्ली का लोग अच्छा है। आज नॉर्थ ईस्ट बहुत आगे है तो क्या कारण है, लोग वहाँ के अच्छे हैं। और साउथ इंडिया में इतना एजुकेशन है तो लोग वहाँ के अच्छे हैं, समझा। जो तुम्हारा रहता है ऊपर गवर्नमेंट ऑफ द हेड, वो पूरा तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है। जैसा तुम यदि अच्छा आदमी है तो ऊपर भी अच्छा ही रहेगा, तुम लीचर है तो ऊपर वाला भी लीचर ही रहेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल बात है ये, इसमें कोई ज़्यादा गणित क्या चाहिए तुमको देख के तुम्हारे पिताजी के बारे में बोल देंगे, इसी तरह तुमको देख के हम स्टेट के बारे में बोल देंगे, सिंपल बात है। पब्लिक है, अब देखिए ना क्या सरकार को गाली करिएगा, जाके देख लीजिए ना पब्लिक कैसा है। सिंपल है, मतलब मेजोरिटी पब्लिक का बोल रहा है, इंटेलेक्चुअल तो हर जगह पड़ा हुआ है कम रेशियो में, क्या करिएगा। आखिर देश को तो वही चला रहा है चुपचाप बिना बोले हुए, दिन रात मेहनत कर रहा है, देश चल रहा है। हमारे 1.25 करोड़ देशवासी में 25 करोड़ लोग होगा जो मेहनत कर रहा है, 100 करोड़ तो निकम्मा ही होगा, जो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको यूट्यूब भी देखना है, उसको फेसबुक भी तो देखना है। अभी नहीं समझ में आएगा, पढ़ो लिखो IAS बनो कालीन भैया का नाम रोशन करो। देखो
समझ में आ रहा है कुछ? देखो तो अब क्या हुआ, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को आप इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट कैसे बोल देते हैं? देखो ये एक बहुत बड़े लेखक थे चार्ल्स बियट, वो अपनी किताब में लिख देते कि देखिए ऐसा है कि ये डिंगराबाजी यूनाइटेड स्टेट्स का ये संविधान कुछ नहीं है, इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है, इसमें खाली बुर्जुआजी क्लास के बारे में इंटरेस्ट का लिखा है, बाकी कहीं मास के बारे में कहीं नहीं लिखा गया है, मास का वेलफेयर का कहीं बात नहीं किया गया है। ऐसा चार्ल्स बियट कहते हैं। ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे बिजनेस और प्रॉपर्टी इंटरेस्ट जो सब लोग हैं उसको पूरी तरीके से संविधान में लिखा गया, उसके बारे में एस्पिरेशन को डाला गया है। लिबर्टी इक्वलिटी कहीं है ही नहीं संविधान में, क्रिटिक्स कह रहे हैं ऐसा। और मेन जो फोर्स है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बस लैंडलॉर्ड्स और बुर्जुआजी क्लास का इंटरेस्ट को रखना, समझे ना। और देखो इसमें क्या बोला जाता है, देखो इसमें क्या बोला जाता है, किस आधार पे बोल रहे हैं। चार्ल्स बियट कुछ आधार पे बोल रहे होंगे। इसमें देखो 5th नंबर देखते रहना तुम लोग, महिलाएं हैं, स्लेव्स है, वर्किंग क्लास है, पीजेंट्स हैं, ठीक है। उसको तो आपने हक ही नहीं दिया संविधान में पार्टिसिपेट करने का। संविधान जब बनेगा सबके लिए ना बनेगा, तो काहे ने वहाँ से बुलाए जब संविधान बना रहे थे आप। आज तुम्हारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स का, लगातार भुगता हूँ, रोज़ दिन बताता हूँ। जब फार्मर्स को आपने रखा ही नहीं, जब फार्मर्स के लिए आप कोई कानून ला रहे हैं और फार्मर्स को ही आपने नहीं रखा, तो विद्रोह हो जाएगा। तो वही यहाँ बोला कि महिलाओं को, स्लेव्स को, वर्किंग क्लास को, पीजेंट्स को आपने पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया संविधान जब लिख रहे थे आप। तो हम क्या समझे? तो हम यही समझेंगे कि नो पॉपुलर वोट है, संविधान आप अपने हिसाब से बना दिए। आपने हर सेक्शन ऑफ पीपल को आपने दिया ही नहीं तवज्जो जो देना चाहिए था आपको। उसके बाद जो संविधान है इनके हिसाब से, चार्ल्स बियट के हिसाब से, ये संविधान लैंडलॉर्ड्स का है, बुर्जुआजी क्लास का है, क्योंकि यही डोमिनेंट रोल प्ले किया है इस संविधान को बनने में। अब देखो जिसके पास प्रॉपर्टी लेस क्लासेस है, यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसको तो आपने राइट ही नहीं दिया है संविधान में पार्टिसिपेट करने का, तो आप क्या बड़ा बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो संविधान है वो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है। तो पूछेगा तो सब पॉइंट लिख देना जाके। चार्ल्स बियट अपने किताब में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। बहुत सारा ऐसा किताब चला था, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बताए थे। कौन बताए थे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिए थे? बाल गंगाधर तिलक दिए थे, लाल लाजपत राय दिए थे, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिए थे। अब जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा ये चीज़ क्या है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो एक ख़त्म कर दिया बाबू, एक ख़त्म कर दिए एक टॉपिक। अब बात करेंगे अमेरिकन सिविल वॉर। क्या मज़ेदार है ये चीज़, समझे। तो पहले देखो सिविल वार होता कैसे है, क्यों होता है, तो थोड़ा मन में समझ लो। सिविल वार क्या है? जैसे कल क्या नाम था, रोहित बोला था गृह युद्ध। जब कहीं पे जब कन्फ्लिक्ट हो जाता है और एक लंबा चल जाता है जिसकी वजह से पूरा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है, वो सिविल वार में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो अफगानिस्तान कह सकते हो, अब प्योरली अभी कहोगे तो वर्ल्ड में तो सीरिया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सीरिया जबकि टूरिस्ट प्लेस था, सबको दिखाओ जरा सीरिया, तुम जरा दिखाओ तो सीरिया कहाँ पे, देखो जरा। सऊदी अरब से ऊपर जाओ, देखो सऊदी अरब, चाइना इधर जा रहे हो तो ईरान देखो तो, अफगानिस्तान पता करो तो, ईरान जाओ, ईरान के बगल में इराक जाओ, कोई बात नहीं। देखो ये ईरान है, ये इराक है, और यहाँ पे सीरिया है, ये ना, ये देखो ये सीरिया, ये देख रहे, ये वाला SYRIA, ये सीरिया है। बैठ जाओ। सीरिया क्या है तुम्हारा? सीरिया एक टूरिस्ट प्लेस था वर्ल्ड के लिए, इसमें अलग गजब का सिविलाइजेशन था। क्यों ना हो, बेजेंटाइन एम्पायर कवर करेगा कि नहीं करेगा उसको, तो एक से एक सिविलाइजेशन होगा वहाँ पे। मगर आइसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, ये तबाह कर दिया, है ना, तबाह कर दिया इस देश को। क्या करोगे तब? सिविल वार हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, पूरा खत्म हो गया, तो कंट्री खत्म हो गया एक तरफ से। और वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स का बात नहीं करेगा फिर कोई कोई बात नहीं कर, क्यों बात करेंगे? हमको जहाँ फायदा होगा वहाँ ना ह्यूमन राइट्स का बात करेंगे। इंडिया को प्रेशर देना होगा तो अमेरिका बिगुल बजा देगा ह्यूमन राइट्स का। यहाँ मुस्लिम पे शोषण होगा तो सऊदी अरब से ट्वीट आ जाएगा। कितना कटाक्ष है इंडिया। अब फिर चाइना को कुछ नहीं बोल सकता कोई। चाइना बोलेगा हमको मतलब ही नहीं है, जाओ भागो से। चाइना उल्टा बोल देगा, चाइना तो डायरेक्ट बोल देता है हम कंडेम करते हैं आपकी बात को।
इतना पावरफुल। चाइना किसी को कुछ नहीं समझता है बाबू, जो बात है चाइना। और कई लोग हमारे जो राष्ट्रवाद लोग हैं, हाँ वही हम 2016 में बोलते हैं हम, मतलब नहीं है हमको फुल एटीट्यूड से। बताइए आपका इतना एटीट्यूड हो चुका है, यानी कि आप बहुत कमा लिए हैं, आपने पूरा वर्ल्ड पे कब्जा जमा लिया है। जब आप वर्ल्ड पे कब्जा जमा लेते हैं तब आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है। जाओ मड़ांग वाला जो था आपका, उसी तरह जी जिनपिंग भी बहुत बड़ा, कभी बताएंगे जी जिनपिंग के बारे में, वो भी बहुत नीचे से उठ के ऊपर गया है। चलो अमेरिकन सिविल वार के बारे में हल्का, मतलब सिविल वार के बारे में हल्का समझ में आया ना जी, कि सिविल वार क्या है सीरिया कॉन्टेक्स्ट में। यमन का भी यही स्थिति है। सऊदी अरब से नीचे जाओगे यमन दिख जाएगा तुमको, गल्फ ऑफ एडन जहाँ पे है, और वहीं से तुम कवर करते हो मक्का पहुँचोगे, मक्का और मदीना रेड सी से। देखो अमेरिकन सिविल वार, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे बाबू लोग, तो देखो क्या फैक्टर्स है अमेरिकन सिविल वार के लिए। नंबर 1, क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या ऐसा परिस्थिति हुआ कि अमेरिकन सिविल वार हो गया। कुछ तो परिस्थिति हुआ होगा, है ना, ऐसे तो बिना कुछ कारण का तो नहीं होता है, बहुत कुछ कारण होगा। और सिविल वार होना मतलब बहुत बड़ा रीज़न होगा, ऐसे कंट्री में दंगा फसाद क्यों होगा, समझे, इसका रीज़न जानेंगे। और देखो थर्ड है कि इशू ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से क्या हुआ, सिविल वार हो गया। स्लेवरी जानते हो, वही बना के रखना, यानी कि स्लेव बना के रखना, नॉर्थ साउथ डिवाइड, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में, वहाँ तो कुछ ज़्यादा डिवाइड है अभी भी स्टिल। डोनाल्ड ट्रम्प नॉर्थ से था, हाँ नॉर्थ ज़्यादा कैपिटलिस्ट है। उसके बाद देखो सिविल वार, एक्चुअली वही सिविल वार एक क्या है, नॉर्थ साउथ कन्फ्लिक्ट है अमेरिका में। देख लीजिए इशू 4, अब्राहम लिंकन जी का क्या रोल है। अब्राहम लिंकन जी देखो, फोटो देखो उनका, है कहीं पे है, सब है कि मेन अमेरिका क्या होता है, सब एक ही है। अच्छा 13 कॉलोनीज कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, नहीं ये तो नॉर्थ और साउथ को दोनों कनेक्ट करता है। नहीं अभी हम आपको मैप दिखाएंगे ना, अभी मैप दिखाएंगे, यहाँ मैप रखे हैं। और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सिविल वार, तो सिविल वार का असर क्या हुआ, तो देखो बाबू आप दिमाग खोल के बस शांति से सुनो मेरा बात, ठीक है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना। देखो नॉर्थ और साउथ, देखो समझो ये सिविल वार, देखो क्या हुआ, अभी जस्ट बताए थे संविधान, देखो वार का इस तरह हुआ। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, देखो कान खोल के सुनो सभी लोग, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से लेके 83 तक हुआ, मिल गया आज़ादी। फिर 87 में 1787 में संविधान बन गया, मगर 70 साल बाद, अभी चल रहा है कंट्री, 70 साल बाद, यानी कि तुम्हारा 1861 में सिविल वार हो जाता है, तुरंत नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है पूर्णिमा, 1861 से लेके 65 तक सिविल वार चलता है, और हिस्ट्री का बहुत बड़ा सिविल वार बना ये, समझे, बहुत बड़ा सिविल वार हुआ ये, इसमें बहुत सारे लोग मरे। और सिविल वार हुआ कैसे था, तो ये भी समझो कि यूएस में, ठीक है, यहाँ पे देखो आगे देखोगे, नीचे जाओ तो नीचे देखो मैप होगा, मैप यहाँ मैप यूज़ करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखो मैप में एक नीचे जाओगे तो पैसिफिक है, रॉकी माउंटेन है, साउथ वेस्ट है, मिड वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। देखिए हाँ नहीं मैं हर एक मैप बता रहा हूँ। देखो अब ऊपर जाओ, अब देखो सब स्टेट्स है, देखो इस स्टेट्स में क्या है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, समझे, और साउदर्न स्टेट्स है, इसको दो भाग में तोड़ दो। आप देख रहे हैं रमानंद जी, क्या बोले थे हम आपको, न्यूयॉर्क देख रहे हैं, पेनिसिल्वेनिया देख रहे हैं, वर्जीनिया देख रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना देख रहे हैं, कैसे ऊपर आ गया, नीचे कैसे आ गया आपका साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, अल्बाना, मिसिसिपी, लुइसियाना, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, अरिजोना, कैलिफोर्निया, नोएडा, उटो, कोलोराडो, ये सब देख रहे हैं ना किस तरह डिवीजन। 50 स्टेट है गनोगे तो, और अलास्का भी एक है, अलास्का नीचे दिखा दिया है, जबकि नीचे नहीं है, ऊपर है, वो नीचे जानबूझ के दिखाया, दिख रहा है अलास्का सबको, हवाई भी दिख रहा है, ये यूएस का मैप है। अलास्का तुमको समझ में आया पूर्णिमा क्या बोले अलास्का, देखो इधर मैप देखो, अलास्का यहाँ पे है, यूएस का ये भी पार्ट है, ऐसे नहीं दिखा सकते, कनाडा आता है इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया है। देखो मैप में है कि नहीं है, मैप यहाँ पे देखो, अलास्का यहाँ पे रख दिए, इसको ऊपर से नीचे कर दिए, क्यों, क्योंकि यूएस का पार्ट है अलास्का। अब देखो यहीं पे बाबू नॉर्थ और साउथ डिवाइड हो गया, यानी कि देखो हुआ क्या था, नॉर्थ जो है, नॉर्थ अमेरिका जो है, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, नॉर्थ अमेरिका बहुत आगे प्रोग्रेस कर गया, और जो साउथ अमेरिका है, यानी कि नीचे वाला ये अमेरिका है, ये वाला देखो, ये दोनों भाग में तोड़ दो इससे, जो साउथ अमेरिका है ये कोई प्रोग्रेस ही नहीं किया,
नीचे वाला जी यूएस का जो साउथ है, ये प्रोग्रेस ही नहीं किया, समझ रहे हो ना, प्रोग्रेस नहीं किया। किस कॉन्टेक्स्ट में प्रोग्रेस नहीं किया? कोई बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी बना ही नहीं, रोड कनेक्टिविटी नहीं बना, हाईवे नहीं बना, जितना ऊपर बना। दोनों में डिफरेंस हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया। उसके बाद देखो ऊपर बड़े बड़े इंडस्ट्री बन गए, और नीचे जितना है जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से आपका लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है। नीचे वाला जो साउथ यूएस है वो लेबर है, यानी कि स्लेब्स वगैरह होगा उसमें। अब स्लेब वगैरह होगा तो स्लेबरी चाहेगा नीचे वाला स्लेब, क्योंकि स्लेब को याद करो, स्लेब तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बना दिया था ये लोग, ब्रिटिश लोग। और उससे पहले भी वर्ल्ड में सबसे पहला जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बनाया था वो रोमन और ग्रीक था, बताए थे कभी क्लास में। वहाँ ब्रिटिश ने इस चीज़ को प्रोमिनेंट कर दिया था। और ये जगह बहुत रॉ मटेरियल्स के लिए, बहुत टोबैको लेदर प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था, याद करो तुम लोग। अब देखो तो क्या हुआ, दोनों में डिवीजन हो गया तो डिफरेंस हो गया। जब डिफरेंस हो गया तो सिविल वार हो गया। क्यों? साउथ वाला बोलता था हम कितना पीछे रह गए। और सबसे बड़ा इशू पता है क्या हुआ? इशू ऑफ स्लेवरी। क्यों? नॉर्थ वाला चाहता था कि फ्रीडम हो, सब लोग एक समान है, और साउथ वाला होने देने चाहता ही नहीं था। नीचे वाला बोल रहा था कि नहीं, हम स्लेवरी कैसे छोड़ सकते हैं, यदि हम स्लेवरी छोड़ दिए तो हमारा इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। हमारा इंडस्ट्री तो पूरा लेबर इंटेंसिव है, लेबर से काम करके इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है। और गेटिंग मी, नॉर्थ वाला प्रेशर कर रहा है, नहीं आपको देना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया, युद्ध हो गया, समझे। और दूसरा चीज बताएंगे, दूसरा क्या है कि प्रेसिडेंट का चुनाव। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन नॉर्थ से थे। जब प्रेसिडेंट, जैसे मैनिफेस्टो लगता है ना जी, सब कंट्री में प्रेसिडेंट बनने से पहले बोलना पड़ता है ना कि हम देश में प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे। जैसे मैनिफेस्टो मोदी को भी देना पड़ा था, हम करेंगे तो मेरा ये एक्शन प्लान है 5 साल के लिए। हाँ, यूएस में 4 साल के लिए होता है बाबू। तो ये क्या हुआ, ये स्लेवरी के अगेंस्ट थे अब्राहम लिंकन, स्लेवरी के अगेंस्ट थे। तो और साउथ वाला को राज नहीं आएगा ये बात, क्योंकि साउथ वाला के साथ तो तुम वो कर दोगे ना, विद्रोह हो जाएगा, पुनस खा लेगा साउथ वाला लोग, बोलेगा कि अरे भाई हमारा स्लेवरी से चलता है पूरा इंडस्ट्री। और अब्राहम लिंकन नॉर्थ से कैंडिडेट है और साउथ से भी कोई कैंडिडेट उठ रहा है, तो साउथ वाला कैंडिडेट नीचे कर दिया गया, नॉर्थ वाला जो कैंडिडेट था अब्राहम लिंकन उसको ऊपर कर दिया गया। और राइज हो गया और गुस्सा हो गया कि काहे नॉर्थ वाला हमेशा प्रेसिडेंट बनेगा, हमारा साउथ वाला ही प्रेसिडेंट बनना चाहिए। इंडिया में भी ऐसा ही है कुछ, देवागौड़ा ही बन पाए हैं अभी तक हमारे साउथ इंडिया से। और गेटिंग मी, ये सभी प्रॉब्लम्स थे, समझ गए ना, ये सब प्रॉब्लम थे। अब देखो आगे देखो, अब ये सब चीज़ को समझ में आ जाएगा। अब देखो वहाँ पे देखो अमेरिकन रिवोल्यूशन, देखो बाबू अमेरिकन रिवोल्यूशन वही बोले थे 1775 टू 1776 से लेकर 1883 तक चला है। फिर अमेरिकन संविधान बना है 1787 में, उसके बाद अमेरिकन सिविल वार हुआ है 1861 से लेकर 65 में। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में कैसे डिवाइड था, कान खोल के सुन लो सभी लोग, इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्थ में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, एक से एक इंडस्ट्री आ गया, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गजब है, इंडस्ट्रियलाइज सिटी है, बड़े बड़े सिटी हो गया नॉर्थ में, नॉर्थ यूएस में। लिबरल सिस्टम है, फ्री ट्रेड सिस्टम, आराम से लिबरलिज्म पे काम कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन है, बहुत ऊपर चल गया वो। इकोनॉमी पूरा इंडस्ट्रियलाइज हो गया, इंडस्ट्री पे चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, समझे। और नॉर्थ में क्या है कि स्लेवरी प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है, स्लेवरी को बैन कर दिया गया, उसको इलीगल बता दिया गया नॉर्थ में, नॉर्थ यूएस में उसको इलीगल बता दिया गया। उसके बाद देखो बड़े बड़े तुम्हारे बिग सिटीज बने, कॉस्मोपॉलिटन सिटी बने, ट्रेड गजब फ्लोरिश कर गया है। अब वही साउथ में देख लो, साउथ में क्या हुआ, देखो वहाँ पे साउथ में क्या हुआ, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, यानी कि एग्रीकल्चर पे अभी भी इकोनॉमी बेस्ड है, अभी भी एग्रीकल्चर पे इकोनॉमी बेस्ड है, समझे ये बात को। यहाँ पे अभी भी तुम्हारा इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, प्लांटेशन है वहाँ पे, केवल प्लांटेशन है। प्लांटेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ कॉटन हो रहा है, क्यों ना कॉटन हो, वो जगह ही बहुत अनुकूल है। साउथ वाला जो यूएस है वो जगह बहुत अनुकूल है कॉटन के लिए, क्यों? क्योंकि बाबू वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट वहाँ मिलता है तुमको, तो कॉटन का घर है, कॉटन का घर है तो प्लांटेशन होगा इकोनॉमी। और प्लांटेशन इकोनॉमी के लिए तुमको लेबर चाहिए, और लेबर को कैसे तुम बैन कर सकते हो वहाँ पे, आर यू गेटिंग मी अमर। तो इसलिए वहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री था, और उसके लिए स्लेब्स चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलाइज ज़्यादा नहीं हुआ था, कोई अर्बन नहीं था, इकोनॉमी था रूरल इकोनॉमी था, गांव देहात वाला इकोनॉमी था। और वो देखो ऊपर नॉर्थ बहुत आगे निकल चुका है और साउथ बहुत पीछे, साउथ गांव है, नॉर्थ शहर हो गया, बहुत आगे निकल गया, कॉस्मोपॉलिटन है। और ऊपर से बार और कंजर्वेटिव आइडियाज है ना, पुराना सोच वाला है साउथ वाला। तो दोनों में डिफरेंस हुआ, एक यूएस से, दोनों में डिफरेंस, ये कन्फ्लिक्ट कर गया, सिविल वार हो गया।
और सिविल वार 3 इशू पे हुआ था। एक स्लेवरी वाला इशू कि ऊपर बोल रहा है इलीगल है, नीचे बोल रहा है लीगल है, और ये चाहता कि नहीं पूरा इलीगल ही कर दो। ऊपर इलीगल था, इलीगल मतलब क्या, गैर कानूनी। पहले ऊपर नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ में इलीगल था, गैर कानूनी था, इसलिए क्यों, क्योंकि वो लोग बहुत आगे निकल चुका था, उसको क्यों चाहिए। और नीचे क्या है, कॉटन वाला है प्लांटेशन। देखो 3 इशू पे, देखो 3 इशू पे तुम्हारा सिविल वार हुआ। एक स्लेवरी इशू है, दूसरा इकोनॉमिक सेक्सुअलिज्म। इकोनॉमिक सेक्सुअलिज्म का मतलब क्या है, इकोनॉमिक डिफरेंस। नॉर्थ वाला बहुत रईस हो गया गरीब, नीचे और साउथ वाला बहुत गरीब हुआ। अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई होता है। नोटबंदी देख लो, नोटबंदी में हुआ था, मोदी जी क्या बोल दिए कि अमीर आदमी का अगेंस्ट हम लड़ाई कर रहे हैं, बस बचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअल में। तीसरा क्या हुआ, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। क्यों नहीं है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, है कि नहीं है, स्लेव वाला सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो है। निगरों के साथ, महिलाओं के साथ, स्लेव के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसको दबा के रख रहे हैं। ये जो 3 इशू है बाबू, ये 3 इशू क्या है कि जहर की तरह काम किया है, और ये नॉर्थ और साउथ को और डिवाइड कर दिया। और इसी के कारण क्या हो, सिविल वार हो गया, गृह युद्ध। इतना लंबा युद्ध चला है, 4 साल लगातार चला था ये युद्ध, और बहुत लोग मारे गए। तो मैप देखते जाओ, आई होप मैप समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि मैं जब कंट्री का नाम आया, स्टेट का नाम आएगा, तो फिर मैं मैप में विजिट करके बताऊंगा कौन सा स्टेट था। आगे देखो, नीचे जाओ 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 जाओ, अब नोट्स पे बात करेंगे। अब देखो मैं तुमको एक बार हिस्ट्री बता देता हूँ, समझो। अब देखो, क्योंकि अब यहाँ पे खाली लिखा गया है, मैं हिस्ट्री बता दूंगा तो समझने में आसानी होगा। देखिए समझिए बात को, यहाँ पे छोड़ दीजिए, अभी देखिएगा था। देखो अब हुआ क्या, देखो अब इन लोगों को खुन्नस हुआ साउथ वाला को कि काहे अब्राहम लिंकन, काहे कोई कैंडिडेट ऊपर से चुन के आया है, पूरा यूएस के लिए करेगा, ये तो नॉर्थ से है, अजय कि वो तो बोल रहा है कि स्लेवरी को हटा देगा, तो खुन्नस खा गया ये लोग साउथ वाला। अब देखो क्या हुआ उस कंट्री में, बाद में बहुत सारे स्टेट्स बोले कि नहीं हम जाओ, हम यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रहेंगे, हम अलग होना चाहते हैं, हमारा मर्जी है, हम अलग हो जाएंगे। अभी बोल दिया केरल हम अलग हो जाएंगे, तमिलनाडु अलग हो जाएंगे, तो कंट्री टूट ही जाएगा ना। फिर कंट्री एक रहने का मतलब क्या हुआ फिर। तो ये सब निकलना चाहा और निकल भी गया, और प्रेसिडेंट भी चुन लिया अपना, 3-4 स्टेट निकल गया और प्रेसिडेंट भी चुन लिया और अपना नेशनल फ्लैग भी बना दिया ये लोग। अब्राहम लिंकन को रास नहीं आया बात, अब्राहम लिंकन बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अब क्या बात कर रहे हैं, कंट्री से निकल जाइएगा, ये तो बहुत बड़ा बात है ना। तो मिलिट्री मोबिलाइजेशन किया गया, फिर सबको कंबाइन किया गया, समझे, सबको कंबाइन करके अब फिर बहुत मेहनत की अब्राहम लिंकन, और फिर नॉर्थ और साउथ में जो डिवाइड था इकोनॉमिक का, अर्थव्यवस्था का, उसको कम किए, और इनके बाद जो उनका सक्सेसर आया वो सब चीज़ को पूरा कर दिया। अब फिर जाके इंटीग्रेट होके एक यूएस सब सर्वश्रेष्ठ यूएस बन के निकल गया। तो इसलिए अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, समझ में आया ना। अब्राहम लिंकन बहुत बड़ा नाम है, कौन से प्रेसिडेंट नहीं हुआ, जॉर्ज ब्रूस हुआ, वॉशिंगटन हुआ, है कि नहीं है, क्लिंटन हुआ, बिल क्लिंटन हुआ, बिल्कुल एक से एक हुआ तुम्हारा। हाँ, उसके बाद रूसवेल बेल्ट हुआ 1942 के पास है ना। तो एक से एक प्रेसिडेंट आए, अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा नाम है वहाँ पे, बहुत बड़ा नाम है। एक कर दी, इतना डिवाइड को एक, समझ रहे, डिवाइड, इतना डिवाइड है, उसको एक करना। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कितना बड़ा नाम है ना। मतलब उसी पोस्ट पे अपना ये भी है, अमित जी भी है अभी अमित शाह भी है, नाम हुआ या इतिहास याद रखेगा मोदी जी को इस चीज़ के लिए। हाँ, जनरली होम मिनिस्टर के अंदर आता है, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा उनका इस चीज़ को लेकर। और करना ही चाहिए था, यदि हम बहुत पहले ही कर लेते, आज़ादी के टाइमिंग कर लेते, तो इतना कुछ होता ही नहीं। देखता है एक गलती जब हो जाता है तो उसका जनरेशन भुगता है, समझो बस। और अब समझो बस 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 यही है, समझा ना। तो देखो अब आगे देखो, अब नीचे हम नोट्स बता रहे हैं, नोट्स से बताएंगे, सब हो जाएगा, सभी चीज़ मैंने बता दिया। देखो तो साउथ रीजन और नॉर्थ रीजन जो इशू है, इशू ऑफ स्लेवरी है, इकोनॉमिक सेक्सुअलिज्म है, यानी कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस बोलते हैं। सेक्सुअलिज्म मतलब क्या, सेक्सुअलिज्म यानी कि डिफरेंसेस। और तीसरा क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये 3 चीज़ है जिसकी वजह से साउथ रीजन और नॉर्थ रीजन में डिवाइड हुआ था। पहले इंट्रोडक्शन समझो। सिविल वार देखते रहना, वहाँ पे नोट्स मिला तुमको। सिविल वार सबसे मोस्ट डिजास्ट्रियस कॉन्फ्लिक्ट है हिस्ट्री ऑफ द यूएस में। क्यों, लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा अमेरिकन मरे थे इसमें।
मजाक चीज़ तो नहीं हुआ। उस समय में 6 लाख से भी ज़्यादा अमेरिकन लोग मरे थे। व्हाट डज इट मीन? और भयानक हुआ होगा। और उससे भी ज़्यादा, उससे ट्वाइस लोग इंजर्ड हुए थे, यानी खाली त्रासदी था, समझे। और इस सिविल वार में कम से कम 2000 टाइम मिलिट्री मोबिलाइजेशन लगाना पड़ा। कैन यू बिलीव इट? मिलिट्री 2000 बार लगाना पड़ा इसको कंट्रोल करने के लिए। यानी कितना भयानक स्थिति हुआ होगा सिविल वार का। हाँ, 2000 मिलिट्री मोबिलाइजेशन लगाना पड़ा ये 4 साल के टाइम में। 2000 टाइम मिलिट्री मोबिलाइजेशन, समझते हैं? मिलिट्री मोबिलाइजेशन बहुत क्रिटिकल स्टेज में लगता है, यानी कि 2000 बार, उससे ज़्यादा बार आप लगाए हैं। इसका मतलब क्या, बहुत स्थिति खराब हो गया होगा उस समय। और ये पीरियड क्या था, 1861 से लेके 65 तक। हाँ, 65, समझे। आगे देखो, फैक्टर्स फॉर सिविल वार, वही तो बोले हैं। क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का क्वेश्चन था कि नहीं था? देखो, जब सिविल वार हो रहा था तो उस समय पूरा यूएस में 4.5 मिलियन स्लेव्स थे, यानी कि लगभग 45 लाख तुम्हारे स्लेव्स थे, यानी कि आधा करोड़, लगभग आधा करोड़ स्लेव्स थे। और वो ज़्यादातर साउथ यूएस में बेस्ड थे, यानी कि साउथ यूएस में कॉटन और टोबैको प्लांटेशन में काम कर रहे थे, इसलिए ना उसका इकोनॉमी जा रहा था। साउथ का इकोनॉमी तो पूरा स्लेवरी वाला था। और नॉर्थ में क्या समीकरण था कि यदि स्लेव से आप काम करवा रहे हैं तो ये अगेंस्ट है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, इसलिए इलीगल। मगर साउथ में ये तो इंस्टीट्यूशन है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है। दोनों का डिफरेंस हो गया। क्यों ना हो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन? क्योंकि इससे इकोनॉमिक वैल्यू जुड़ा हुआ है साउथ में। हमारा नॉर्थ में इलीगल है क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो दोनों का डिफरेंस है। आगे देखो, साउदर्न पार्ट्स में स्लेव्स को ज़रूरत था प्लांटेशन इकोनॉमी के लिए, जो बता चुके हैं। नॉर्दर्न पार्ट्स में स्लेवरी जो नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था वहाँ पे। देखो, 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है वहाँ पे इंग्लैंड से। वो आराम से आ जाएगा, इंडस्ट्री बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसके पास तो मशीन है, इसलिए उतना स्लेवरी का कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। और नॉर्दर्न पार्ट में वही बोले, स्लेवरी को इलीगल आप डिक्लेयर कर दिए है, उस वहाँ पे आप कंडेम करते थे, निंदा करते थे। और यही एक रीज़न बन गया जिसकी वजह से पूरा सिविल वार हो गया दोनों के बीच में। पहला फैक्टर, इशू ऑफ स्लेवरी। सेकंड फैक्टर देखो, इकोनॉमिक डिफरेंसेस। क्यों ना हो, 1860 तक तुम देखोगे नॉर्दर्न स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइज हो गया। हाँ, सिटीज़ बन गया, बड़े बड़े टाउन्स बन गए नॉर्थ ईस्ट में। पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। देखो, अब सिटी का मतलब ही होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ करना। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा ही ऑटोमेटिकली, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और प्रोस्पेरिटी बढ़ते, समृद्धि बढ़ते जा रहा है, पैसा लोग का आ रहा है, समृद्धि बढ़ते चला जा रहा है। और नए नए तुम्हारे इंडस्ट्री बनना शुरू हो गए न्यूयॉर्क में, पेनिसिल्वेनिया में, मैसाचुसेट्स में। और लगभग 1200 कॉटन मिल्स, बड़े बड़े कॉटन मिल्स तुम्हारे नॉर्थ यूएस में आ गए थे। इतना भव्य बन गया था नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ यूएस से। नीचे कॉन्ट्रास्ट था। और साथ साथ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब देखो, जहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स होगा वहाँ तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो बनना ही है। क्रेडिट कहाँ से लोगे, लोन कहाँ से लोगे, बैंक तो आएगा ही। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, शिपिंग सेक्टर, शिपिंग इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, है ना, ये डेवलप्ड होना शुरू हो गया नॉर्थ में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रेलवे, कैनाल्स, हाईवे, ब्रिजेस सब डेवलप्ड हो गए। बेटर कनेक्टिविटी है, इधर से उधर जाने में आसानी से जा रहा है लोग सब, ठीक है ना। और यही कारण है कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूएस से कॉस्मोपॉलिटियन हो गया और अर्बन बन गया। जबकि जो इकोनॉमी है साउथ का वो भी अभी भी एग्रीगेरियन है, यानी कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। और जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है वो कहाँ ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएगा, गांव वाला रहेगा उसका कल्चर, समझे। स्लेवरी वहाँ पे लीगल था। आगे देखो, अब प्लांटेशन इकोनॉमी तुम्हारा जॉर्जिया, अल्बाना, टेक्सास, फ्लोरिडा, मिसिसिपी, वो नीचे साउथ वाला यूएस है। तो अब जाके बाबू ये मैप देखो, जाके ऊपर यूएस के जो डायग्राम दिए, अल्बाना कहाँ है, टेक्सास कहाँ है, फ्लोरिडा कहाँ है, मिसिसिपी कहाँ, ऊपर जाइए मैप में देखिए जो दिए हैं। ये देखो, टेक्सास दिख गया सबको, अरिजोना दिख गया तुम लोग को, मिसिसिपी देखो, अल्बामा देखो, इसे जॉर्जिया देखो, ये साउथ है कि नहीं है, समझ में आ गया ना। यहाँ पे पूरी तरीके से क्या है, लेबर बेस्ड इंडस्ट्री सब है। टेक्सास है, हाँ, अल्बामा है, मिसिसिपी है, जॉर्जिया है, यही सब के बारे में बात कर रहा है। जाओ फिर से नोट्स पे जाओ, फिर से नोट्स पे जाओ और उसमें देखने का प्रयास करो। देखो, अल्बामा, टेक्सास, फ्लोरिडा, मिसिसिपी एसेट्रा, यानी कि यहाँ पे प्लांटेशन है। और प्लांटेशन जानते हो कि लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, इसलिए वहाँ पे स्लेव्स चाहिए। और यही कारण है
कि फिर से क्या हो गया, डिवाइड हो गया नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ और साउथ डिवाइड हुआ तो सिविल वार हो गया दूसरा रीजन। अब तीसरा रीजन देखो, सोशल कॉन्ट्रास्ट, दोनों में अलग सोच है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है नीचे ऑन द बेसिस ऑफ स्किन ऑफ कलर, जो काला है उसको आप वही नहीं कर रहे, अभी भी चलता है कि नहीं चलता, व्हाइट और ब्लैक में अभी भी है। रेसिज्म तो बाबू पूरा यूएस में भरा पड़ा है, जैसे यहाँ पे हिंदुज़म और मुस्लिम का है ना, बहुत सारा हिंदू और मुस्लिम का, वहाँ पे रेसिज्म है, वो तो अभी तक चलता है वहाँ पे। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेस ऑफ कलर ऑफ स्किन, नंबर 1। रेशियल सेग्रीगेशन है, वही अपार्थाइड है, ब्लैक कलर सेम बात है, और ब्लैक्स को सप्रेस किया जा रहा है, ये भी सोशल कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं है, सिविल वार होगा। और देखो चौथा रीजन जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड क्यों, अब देखो इंग्लैंड में 1750 के बाद तुम्हारा वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, समझे, और यही ना किया है सब कुछ, जो किया है इंग्लैंड ने सबको नशा चराया है, वही जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट होना शुरू हो गया इंग्लैंड में, ये कारण है कि तुम्हारा साउदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में कॉटन बूम हो गया, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल बन के जाएगा, वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ से इनपुट जाएगा ना जी, जैसे इंडिया से भी तुम्हारा कॉटन जाता था यूएस में, वहाँ पे यूके में, और वहाँ पे बनता था फिनिश प्रोडक्ट, फिर इंडिया में आता था लद के, तो उसी तरह कॉटन इनपुट है तुम्हारा। और साउदर्न, अभी जस्ट बोले थे कि साउदर्न को जो तुम्हारा कंडीशन है, जोग्राफी है, बहुत फेवरेबल है कॉटन के लिए, और इन लोग इनपुट मिल जाता था, इन लोग पैसा कमा लेता था, और पैसा कमाने के लिए स्लेब चाहिए तुमको, क्योंकि साउदर्न स्टेट्स में प्लांटेशन इकोनॉमी होगा तो उसमें स्लेवरी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ है, ये भी एक रीजन है जिसके वजह से सिविल वार हुआ है। देख रहे हो, एक कंट्री में कुछ हो रहा है तो उसका असर कैसे दूसरा कंट्री में पड़ रहा है। तो वही बोल रहा है कि जो इंडस्ट्री डेवलप्ड हुए थे इंग्लैंड में, ये प्राइम रीजन है जिस वजह से कॉटन बूम कर गया साउदर्न पार्ट्स ऑफ अमेरिका में, और इसके वजह से क्या हुआ, कॉटन प्लांटेशन बहुत बढ़ना शुरू हो गया। कहाँ पे, साउदर्न स्टेट्स में, टेक्सास में, मिसिसिपी में, अल्बामा में, समझ रहे हैं ना। और उसके लिए नंबर ऑफ स्लेब बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत स्लेब चाहिए इकोनॉमी को चलाने के लिए, फिर डिवाइड हो जाएगा, घूम फिर के स्लेवरी पे बात पहुंच जाता है। अब आगे देखो, तो बिल्कुल यही है स्लेवरी सबसे बड़ा क्वेश्चन था सिविल वार का। अब डेवलपमेंट देखो बाबू, उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए जो तुम लोग को हम अब्राहम लिंकन के बारे में बताए हैं। अब्राहम लिंकन के बारे में, अब अब्राहम लिंकन पर्दे पे आएंगे। देखो इन 1852 यानी कि सिविल वार अभी नहीं हुआ है, बहुत पहले की बात है। सिविल वार से पहले एक किताब लिखा गया था, और जिसमें थीम जो था एंटी स्लेवरी। जैसे थॉमस पेन ने कॉमन सेंस पैम्पलेट बांटा था, तो ये भी बहुत बड़े एक राइटर थे, उन्होंने एंटी स्लेवरी लिखा था। जब ये किताब साउदर्न स्टेट्स में पहुंचा तो प्रोटेस्ट हो गया, अरे ये कौन है, कौन बाबा बन रहा है, कौन एंटी स्लेवरी लिख रहा है, बाबा हमारा तो इकोनॉमी खत्म कर देगा ये सब, क्योंकि प्रोटेस्ट हो जाएगा ना फिर। अब देखो उसके बाद एक सेनेटर थे, सेनेटर मतलब जो चुन के जाते हैं ना, पार्लियामेंट उन लोग का है, हाँ उन लोग का जो है तुम्हारा सेनेटर में तुम्हारा क्या है कि उस समय स्टीफन डोगलास थे, और वो बनना चाहते थे अमेरिका का, वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनना चाहते थे, समझे ना। ये साउथ से थे, यहाँ पे लिखा नहीं, वो साउथ से थे, और इन्होंने एक्ट पास किया था एक 1854 में, जो कि साउथ स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फेवर कर रहे थे। तो लोग चाह रहा था कि ये सेनेटर प्रेसिडेंट बने, समझे। और क्यों, क्योंकि इस एक्ट में वो क्लॉज था जहाँ पे लिखा गया था कि स्टेट अपने आप डिसाइड कर सकता है स्लेवरी के ऊपर, जिस स्टेट को मन है स्लेवरी हटाने के वो हटाए, जिसको मन नहीं है नहीं हटाए। खुश हो गया साउथ वाला लोग, बोला वाह इसी का तो इंतजार था हमको, खूब खुश लोग। मगर ये जो एक्ट जो पास किया, ये सीनेटर पार्लियामेंट्रियन है, ये लोग एक्ट पास कर सकता है। मगर जब ये एक्ट को प्रोटेस्ट कर दिया रिपब्लिकन ने, जानते हो वहाँ पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक है ना। जैसे तुम्हारा यूके में दो पार्टी है, कंजर्वेटिव है और तुम्हारा क्या है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, दो पार्टी है। और यूएस में दो पार्टी है, यूएस में भी दो पार्टी, यूएस क्या नाम है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेट्स। तो देखो यानी कि डेमोक्रेट्स थे ये लोग। 1854 में जो एक्ट पास किए थे ये सेनेटर तुम्हारे डेमोक्रेट्स थे, मगर इस चीज़ का विरोध कर दिया रिपब्लिकन ने, बोला नहीं हम इस एक्ट का घोर निंदा करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे आप स्टेट को अधिकार दे सकते हैं। तो सब साउदर्न वाला स्टेट स्लेवरी को बैन नहीं करेगा, तब तो ये तो रख लेगा फिर इकोनॉमी में, फिर तो स्लेवरी बहुत बड़ा सवाल उठेगा। अभी क्या बात कर रहे हैं आप, डिबेट हो गया। अब्राहम लिंकन चुन के आ गए, बताओ 1861 में, यानी कि अब्राहम लिंकन चुन के आए, सिविल वार शुरू। समझ में आ रहा है कुछ, क्यों नॉर्थ से चुन के आ गए वो।
आप सबको लग गया कि स्लेवरी पे बात करेगा ये प्रेसिडेंट, क्योंकि ये नॉर्थ से है और ये तो अपना मैनिफेस्टो में बोला है बहुत बार कि ये स्लेवरी पे लड़ेगा और बहुत अगेंस्ट थे स्लेवरी के, समझे ना। 1861 में प्रेसिडेंट बन के आए, क्यों? क्योंकि वो कैंडिडेट नॉर्थ से थे और ये रीज़न हो गया, सबसे बड़ा कारण हो गया कि नॉर्थ साउथ और कन्फ्लिक्ट हो गया, समझे। और इंटेंसिफाई कर दिया इस चीज़ को। एक तो पहले से तुम्हारा बेस तैयार हो चुका था लड़ने के लिए स्लेवरी के ऊपर, और उसके बाद भी तुम प्रेसिडेंट चुन के आया, ऐसा प्रेसिडेंट जो कि हर समय अलाप रहा है कि हम स्लेवरी बैन कर देंगे, खुन्नस आएगा साउथ को। और जैसे ही ये अपना प्रेसिडेंट संभालते हैं सिविल वार शुरू हो जाता है, लेकिन और तनाव बढ़ रहा है। बताओ यानी कि कितना क्राइसिस में ये प्रेसिडेंट बन के रहे हैं वहाँ पे। वही नहीं बोलते जो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे बाबू, इतिहास उसको याद रखता है। इसलिए अब्राहम लिंकन अभी तक याद करते हैं हम लोग। और देखिए रामानंद जी ऐसे फोटो नहीं डाला गया इनका यहाँ पे, कुछ पीछे लॉजिक है। जितना भी महापुरुष है सब बहुत बड़े हैं, अगल बगल इर्द गिर्द। वो तो गया मस्त। हम अब्राहम लिंकन का जब बचपन में जब इनका एक स्टोरी पढ़े थे, हम इतना प्रभावित हुए अब्राहम लिंकन के ऊपर, मैं बताऊंगा बाद में स्टोरी। गजब गजब थिंकर थे ये, सबसे बूढ़े थे ये अभी तक का। डोनाल्ड ट्रम्प ने रिकॉर्ड तोड़ दिया इनका, सबसे बूढ़ा प्रेसिडेंट ये थे एक्चुअल में पहले। देखो तो अब देखो इंटेंसिफाइड हुआ कि वही हम बोल रहे थे अभी जस्ट दिखाए थे, टेक्सास, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना जो दिखाए थे साउदर्न स्टेट्स। ये क्या किया? सीडिंग अवे, बोला कि छोड़ दो, हम जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे यूएस में, हम अपना जा रहे हैं, हम अपना करेंगे, अपना संविधान बनाएंगे और अपना हम फ्लैग रखेंगे। अब कर भी लिया, और जेफरसन डेविड को अपना प्रेसिडेंट भी चुन लिया। 4-5 स्टेट निकल गया, एक यूनियन बना लिया, बोला कि हम अलग कंट्री बना रहे हैं। और इन्होंने बोल दिया कि स्लेवरी रहेगा। क्यों? साउथ का है, स्लेवरी रहेगा। खुनस खाएंगे अब्राहम लिंकन साहब? हाँ, अब्राहम लिंकन को पसंद नहीं आएगा ये चीज़। तो देखो अब अब्राहम लिंकन कैसे पर्दे पे आते हैं। अब अब्राहम लिंकन का एक्शन देखो। अब्राहम लिंकन बोले कि जो सिसेशन किए हो, तुम स्टेट से निकल के गए हो, एक यूनियन से स्टेट तुम्हारा जो 4 को है निकल गए हो, ये हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हैं। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तुम्हारा एक्ट है, और अमेरिका एक यूनियन है और ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है। डिसॉल्व मतलब कभी टूट ही नहीं सकता है, ठीक है। और अब थोड़ा इमोशन से बोले कि स्लेवरी मेरे लिए मेरा कोई बड़ा बात नहीं है। नहीं, बोलने का तरीका है। ये बोलते कि ही सेड दैट स्लेवरी इज नॉट एन इशू फॉर मी, मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। पॉलिटिशियन को बात करना पड़ता है ना ऐसा। अब ये तो करते थे, क्या कहते ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते थे ये। अब ये केवल बट हिज प्रिंसिपल कंसर्न वाज टू सेव द यूनियन, मगर सबसे बड़ा कि हमको यूनियन को किस तरह बचाना है, अन्यथा सब स्टेट्स बिखर जाएगा। तो कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर 4 स्टेट्स तो निकल गया ही, अपना फ्लैग ले लिया, डेविड को अपना प्रेसिडेंट चुन लिया। तो ये बोले कि ना, हमको करना ही होगा, एक करना होगा, इसलिए मिलिट्री मोबिलाइजेशन लगा दिया वहाँ पे। तो देखो इसका मेन कंसर्न क्या था कि किसी तरह यूनियन को बचा के रखे, सॉलिडेरिटी, एकता बना के रखे। स्लेवरी इनके लिए इशू नहीं था इनके हिसाब से, मगर वो स्लेवरी के अगेंस्ट थे। स्लेवरी के अगेंस्ट थे, बहुत ही अगेंस्ट थे। ये पूरा कैंपेन ही इन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट किया था, देख लीजिएगा जाके। और इन्होंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया स्लेवरी को, कोई पसंद ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि स्लेवरी क्या एंटी मोरल और एंटी एथिकल है। ये मतलब कोई सभ्य समाज का सोच ही नहीं हो सकता है स्लेव्स। अब तुम खुद सोचो, तुम लोग अच्छा खाना खाओगे और जो नौकर रखा है, नौकर को मारोगे, पीटोगे और उसको कल का बासी खाना खिलाओगे, तो ये कोई अच्छा बात है? और चेन में मार रहे हो, मार के काम करवा के फिर उसको चेन में बंद करके रख दिए। इस तरह होता था बाबू स्लेव्स। हाँ, बहुत गंदा ट्रीटमेंट। और कुछ बोला तो मार दिए, खून निकाल दिए, कोई मतलब नहीं, अपने ठीक हो रहा है वो। इस लेवल का बाबू। तुमको एक हम भेज देंगे, हॉलीवुड का एक मूवी, बहुत अच्छा मूवी है, उसको ऑस्कर भी मिला था उस मूवी को। वो रियल है कि कितना यातना यूएस में झेलना पड़ता था स्लेव्स लोग को। भेज देंगे आज, ठीक है ना, देख लेना। उसके बाद क्या है कि आफ्टर सीडिंग ऑफ द स्टेट्स ऑफ द साउदर्न पार्ट्स, अब जब ये लोग निकला बाबू, टेक्सास, मिसिसिपी, फ्लोरिडा लोग निकला, मिलिट्री मोबिलाइजेशन लगा दिया नॉर्थ से, यानी कि इन्होंने लगा दिया। और देखो जो बोले 1861 से लेके 1865 तक, बीच में जो 1863 का ईयर था, ये सबसे डिसाइसिव ईयर था। यानी कि बहुत ज़्यादा भयंकर यहाँ पे मारा काट हुआ है, समझे ना, बहुत ज़्यादा ब्लड सेट हुआ है यहाँ पे। और फाइनली साउदर्न स्टेट को क्रश कर दिया गया, नॉर्थ ने दबोच दिया, सरेंडर कर दिया गया सारे।
क्यों? तो नॉर्थ तो ऐसे ही सुपेरियर है इंफ्रास्ट्रक्चर में, साउथ सरेंडर कर दिया, साउथ सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो एफ नंबर देखो कि बैटल ऑफ गेटिसबर्ग हुआ, वो टर्निंग पॉइंट था, उसने सिविल वार का चेंज कर दिया और साउथ जो था, साउदर्न स्टेट पूरा डिवास्टेटेड हो गया, पूरा बर्बाद कर दिया उसको, मार मार के पूरा खत्म, और वो सरेंडर कर दिया और फिर यूनिटी को मेंटेन किया गया, फिर यूएस सबको घेर लिया उसको। यस, अब हम करेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है इस सिविल वार का। सिविल वार का यही है कि एंड 1865 में हुआ, लिंकन साहब, हाँ अब्राहम लिंकन ने यूनियन को बचा लिया, नेता तो जा चुका था 4-5 स्टेट, और उनको उस समय नहीं रोका जाता तो और सब बिखर जाता सबको। अब फिर देखो लिंकन का इतना ज़्यादा, तुम्हारा देखो लिंकन का इतना बाबू वो हुआ, प्रकोप हुआ कि लिंकन फिर से री इलेक्टेड होकर आके प्रेसिडेंट बन गए। देखो लिंकन फिर से री इलेक्टेड हुए 1864 में, फिर से जीत के आए, और जब ये जीत के आए तब इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया कि रिकंस्ट्रक्शन इन द साउथ, साउथ को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करके उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, मेन स्ट्रीम में, जैसे मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को किया है। मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत कुछ किया है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ का लोग को पता नहीं था कि नागालैंड भी इंडिया का पार्ट है, यहाँ का लोग को पता नहीं कि सिक्किम भी पार्ट है, और बात बड़ा बड़ा एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके लिए मोदी जी काम किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा बात है, वहाँ कॉमन आदमी को पता होना चाहिए ना, कॉमन आदमी को नहीं पता होगा अपने देश के बारे में, पूरा पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ दिल्ली है, तो फिर इसी तरह हमारे स्टेट सब पता होना चाहिए सबको, कब जानता है सब, फिर नेपाल जान लेगा नेपाल फिर बता देगा, क्योंकि नेपाल वही रोटी बेटी वाला जो रिश्ता है। तो देखिए स्लेवरी फाइनली क्या किया, साउथ से हटा दिया गया, बी पॉइंट देखो, और इसके आप देखो बाबू यही होता है, अच्छा आदमी का अंत खराब होता है, मासाकर कर, इनको मार दिया गया था बाबू, यहाँ पे लिखा नहीं है, असासिनेट कर दिया गया था अब्राहम लिंकन को, जैसे गांधी जी को मारा गया ना, इनको भी मारा ही गया था। उनके बाद नया प्रेसिडेंट आया एंड्रयू जॉनसन, इन्होंने भी गजब काम किया रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और 14th और 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, यानी कि संविधान में फिर संशोधन किया गया, नए चीज ऐड किए गए, ठीक है, और यहाँ पे स्लेव्स को पहली बार राइट मिला है, यस आपको भी अधिकार है जीने का, आप खुले हैं, हम लोग की तरह बराबर है, कितना बड़ा बात है। यानी कि आज़ादी कब हुआ और आप 65-67 में आप दे रहे हैं, 1867 में, 80 साल 90 साल आप दबा के रखे हैं स्लेव्स को, ठीक है, ब्लैक्स को दिया गया, राइट दिया गया। और 1870 में, स्पेशली 1870 में मैसिव रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चला है, ठीक है, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, रोड्स को, रेलवेज को, सबको डेवलप किया गया है, समझे, और इस हिसाब से सॉदर्न स्टेट्स भी अर्बन बन गया और पूरी तरीके से यूएस इंटीग्रेट हो गया। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास।